बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मुल्तान का एक रोज़ा दौरा किया, जहां उन्होंने अवामी फलाह बहबूद के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स की लॉन्च किया और संग बुनियाद रखा गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखा गया, जबकि किसान कार्ड की तकरीब से भी वज़ीर-ए-आज़म साहब मेहमान खसूसी थे, उन्होंने खिताब किया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये कहना था कि जनूबी पंजाब सूबे की जानिब ये शुरुआत हैं और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनेगा और जो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस फंड्स हैं वो यहाँ की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बताया कि पंजाब के तरक्याती बजट में से 33% जनूबी पंजाब के लिए लगाया जा रहा है, जो कि माजी में 17% था। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के खित्ते की आबादी के तनासब से लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। उन्होंने साथ में वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये भी कहना था कि मवाजना करना चाहिए कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार साहब इनकी 2.5 साला कारकर्दगी कैसी रही और जो माजी के हुक्मरान रहे पंजाब में वज़ीर शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर शहबाज शरीफ की तरफ इशारा था, उनकी कारकर्दगी कैसी रही। किसान कार्ड का इजरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये कहना था कि इससे जो हमारी ज़राअत है, जो हमारी मईशत की रीढ़ की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी जैसी, लेकिन अभी तक उसके लिए सही तौर पे इकदामात नहीं उठाए गए। और ये जो किसान कार्ड दिया गया, इससे एक तो किसानों को डीएपी पर 1,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। फिर उनका यह भी कहना था कि इनके दौरे हुकूमत में किसानों को 500 अरब रुपए इजाफी मिले हैं गंदम की मद में। और कोशिश ये है कि जो हमारी ऐसी पैदावार है, जो सीरियल पैदावार है, जैसे उन्होंने कहा मकई है, इसमें गंदम है और चावल, इसकी पैदावार को दुगना किया जाए। और तवक्को भी यही की जा रही है कि इस दफ़ा जो गंदम की पैदावार है वो बम्पर क्रॉप जो है वो सामने आएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी कहना था कि अब वो जो ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं, दौरे जदीद के तहत जो ज़राअत जिसके तहत आगे बढ़ाई जाती है, उस इनिशिएटिव्स की खुद सुपरविजन करेंगे और रोज़ाना हर हफ्ते या जब भी इसकी अनाउंसमेंट होगी, खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये अनाउंसमेंट करेंगे। इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब आज एक अहम खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जब उनके 10 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस फैज़ ईसा साहब के हवाले से जो उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्तें दी थी, उनको मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का 6-4 के तनासब से ये फैसला आया है और इस फैसले की रूह से जो एफबीआर की तहकीकात का कहा गया था और जो अब तक की तहकीकात की गई थी, वो तमाम कलअदम करार दे दी गई हैं। एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है जस्टिस फैज़ ईसा साहब को। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इन नुकात पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। हमारे साथ जो दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत शरीक गुफ्तगू का मैं तारुफ आपसे करा दे, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, इस वक्त मुल्तान में मौजूद है। इनसे जानेंगे कि ये कितना बड़ा माइलस्टोन है किसान कार्ड और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत जनूबी पंजाब सूबे का वादा करके इंतखाब जीती थी। और टेलीफोन लाइन पर सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको भी वार्म वेलकम करते हैं। और अब्बास भप्पी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज मुल्तान में मौजूद थे और 37 अरब रुपए से जायद के प्रोजेक्ट्स का आज लॉन्चिंग सेरेमनीज थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे बदलाव आएगा, स्पेशली जब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का आज इफ्तिताह किया गया। पहले खबरें आई थी, आपके लिए पहले भी एक अरेंजमेंट की गई थी और सेक्रेटरीज को वहां लगाया गया था, फिर वो मामला रोल बैक हुआ। अब हतमी तौर पर आगे बढ़ा जा रहा है और एक वो वक्त दूर नहीं जब आईनी तरमीम करके जनूबी पंजाब का नया सूबा बनाया जाएगा। ऑन आवाज बप्पी साहब। मैं आज खुद प्राइम मिनिस्टर के साथ आज पूरा दिन आज बड़ा जबरदस्त दिन था, बड़ा एक तारीखी का दिन था। उसकी वजह यह है कि इस हिस्से के साथ एक बहुत बड़ा इशू रहा है पिछले 20-25 साल से कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने हुकूमत की है, उसने जनूबी पंजाब को एक हमेशा अपने को एक पॉलिटिकल नारे के तौर पर इस्तेमाल जी। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, प्लीज गो हेड। जी बिल्कुल ठीक आ रही है, आप बात कीजिएगा। पॉलिटिकल नारे के तौर पर इस्तेमाल किया, खासतौर से पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ के आवाम को हमेशा ना वो एक बत्ती के पीछे लगाए रखा, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनूबी पंजाब के सूबे का नारा मारा और नून लीग ने कंफ्यूज किया यहाँ के आवाम को कि जब कभी जनूबी पंजाब सूबे का इशू होता था वो साथ ही भागपुर सूबे का कॉन्सेप्ट उठा देते थे। जी। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम डिफाइन कर दिया कि आज दोनों शहर मुल्तान और भागपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनेंगे, जहाँ पे आवाम के मसाइल को उनके दो स्टेप से हल किया जाएगा। और रैयर खान से लेके और मियाँ चंद तक एक तकरीबन 350 किलोमीटर की लंबी पट्टी है, जहाँ की जो आवाम है जो तकलीफ के लिए पहले लाहौर जाया करते थे और वो तख्ते लाहौर के हमेशा अपने
अपना गुलाम हुआ करते थे, तब अब तो उनकी गुलामी की वजह से काम तो आज वो खत्म हो जाएगा। अब पहला जो स्पष्ट करके था कि सेक्रेटरीट बन गया, इसके बाद अब आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, उसके लिए हम उसमें पंजाब असेंबली में जो उसके 2/3 मेजोरिटी के लिए एक मूव करेंगे इंशाल्लाह इसी साल के एंड में। फिर उसके बाद वो कभी असेंबली में करार आ जाएगी या फिर सेनेट में। ये तमाम एक प्रोसेस है जो ड्यू प्रोसेस है, और इंशाल्लाह 2023 का जब जनरल इलेक्शन आएगा, पाकिस्तान PTI का जो मैनिफेस्टो है, जो जिस देश में 2018 का इलेक्शन लड़े था, हम उससे जाके इसको शुरू होंगे और आवाम के सामने जाके उस नए सूबे के साथ इंशाल्लाह अपना अपना वोट मांगेगा, नए इलेक्शन में जाए। अब इससे जहां तक किसान के कार्ड पे जरा वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वजह है कि इससे पहले जितनी भी सब्सिडी दी गई थी, तो सारी वो सब्सिडी जो है ओपन सब्सिडी, मतलब आप बीज की दुकान पे चले जाए तो मैं भी जाके वहां से जाके सस्ती या सब्सिडाइज बीज ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं। लेकिन शायद मतलब आप और मैं इतने डिजर्विंग ना हूँ, जहाँ के एक छोटा जो किसान है, जो जिम्मेदार है, जिसको ज्यादा सब्सिडी जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करके साबित कर दिया है कि 5 एकड़ या 10 एकड़ का जिम्मेदार जो है वो जाके खाद की दुकान पे जाके सब्सिडाइज खाद दे सकता है, वो जाके बीज की दुकान पे सस्ती बीज दे सकता है, और स्प्रे और जो जो ये पेस्टिसाइड है वो भी टारगेटेड होगी, ताकि छोटा जो काश्तकार है उस तक सब्सिडी पहुंच सके। हर वो शख्स जैसे को बड़ा जिम्मेदार है, 1 रुपया 2 रुपए का जिम्मेदार है और वो अफोर्ड कर सकता है, उसको सब्सिडी क्यों दी जाए? तो गवर्नमेंट ने टारगेट सब्सिडी का फॉर्म काट के, जिसको किसान कार्ड कहते हैं, आज उसकी पहले लॉन्चिंग हुई है और कुछ इस्लाम में उसको स्टार्ट किया गया। जैसे जैसे वो पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होगा, उसका फिर दायरा पूरे पंजाब में बना, जिसके लिए मैं पंजाब हुकूमत को आज तहसील पेश करता हूँ। और उनके एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज पहली दफा आगाज हुआ है, और छोटे कास्ट कर उसके 2 स्तर तक जाने का आज उसका प्राइम मिनिस्टर ने माइलस्टोन को। ठीक है, और मैं आपको दोबारा लौट के एहतिशामुल हक साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब। बताइएगा सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज मुल्तान में मौजूद थे, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन असल चीज़ तो है कि परफॉर्मेंस का एनालिसिस होना चाहिए कि इन्होंने 2.5 साल में क्या किया, और जो इनके इनसे पहले वज़ीर आला थे उन्होंने 2.5 साल में किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनूबी पंजाब सूबा, इसकी हमेशा बात की जाती है और एक सियासी नारे के तौर पर माजी में भी इस्तेमाल हुआ है। आप समझते हैं आज जो सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी गई, जिस अज़म का इजहार किया, क्या जनूबी पंजाब सूबे की जानिब ये एक अहम पेशरफ्त है? और दूसरा, चूंकि आपकी इकोनॉमी पे ग्रिप है, ये बात कर रहे थे सेनेटर ऑनर अब्बास भप्पी साहब की, टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है छोटे किसानों का, इससे फायदा होगा? और जो एग्रीकल्चर है हमारी, क्योंकि हमारा मुल्क बेसिकली तो ज़राअत पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़राअत उस तरह रही नहीं है, हम बहुत सी दालें तक जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और गंदम और चीनी की आपको मालूम है तलब और रसद में हमेशा फर्क ही पाया जाता है। हम एग्रीकल्चर को बढ़ोतरी दे सकते हैं इन तरह के इकदाम से? एहतिशाम साहब देखिए, आज पहला तो कमेंट आपने बुज़दार साहब के बारे में जो कहा है वो वसीम अकरम प्लस जी, वो आप देखें जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने इतनी जबरदस्त उनकी तारीफ की है, ये एक सिग्नल, एक मैसेज उन्होंने एक मरतबा से सब सियासी जमातों को, तमाम क्वार्टर्स को, ऑफिशियल एंड ऑफिशियल क्वार्टर्स को मैसेज दे दिया कि चीज उनको भी हटाया जाएगा, जिसके बारे में बहुत बात हो रही है। उनकी बड़ी तारीफ की उन्होंने, एक बड़े काम किए उन्होंने। अब सवाल दूसरा है पूरी पंजाब के सेक्रेटेरिएट का कायम होना। अंदाज देखें, ये माजरत के साथ ये इशू स्कैंडल बनता चला जा रहा था। आपको याद है सारी सियासी जमातें जो है ना, पीपल्स पार्टी के MLN PTI को कहा सकती है कि जी जनूबी पंजाब का सूबा बनाया जाएगा, और आप देखते हैं इलेक्शन के फौरन बाद जितनी तेजी के साथ PTI ने इस हवाले से बात की थी, लोगों का ख्याल था कि आते ही इससे डेस्टिनेशन हो, ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने में काम हो जाएगा। अभी आप देखिए 3 साल होने को है, सिर्फ एक जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट को फाल बनाने की बात हो रही है। बहुत इससे पहले ये ऐलान किया गया था, कहा जाता है इससे फंड भी रखे गए थे, फंड भी किधर जाते रहे किसी को नहीं पता। अहम सवाल अनवार ये है कि जी ये सेक्रेटेरिएट बनाने की आपको क्या जरूरत है? जब फैसला हुआ था कि आपने सीधा सीधा सूबा बनाना है तो उसको सूबा बनाए। बात तो ये है कि सियासी मसलतों के शिकार है माजरत के साथ सारे लोग, कोई भी आप देखते हैं फंड नीचे नीचे ट्रांसफर करने दे रहा, और यही वजह है कि पंचायत इलेक्शन हो, पंचायत लोकल गवर्नमेंट की बहाली हो, वहाँ पे भी MLA एमपी नीचे नहीं जाने दे रहे, जिसको कहते हैं निचली सतह पे इख्तियारात की मुंतकिल। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अहम नुकता है कि इसको कैसे आगे जाके बकायदा तौर पर सूबा बनेगा। हाँ, ये तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ने आउट ऑफ द वे जाके किसान कार्ड की बात की, उन्होंने किसानों के लिए कर्जों की बात की, इनिशियली 22 अरब रुपया की मैं सोच रहा सुनना था, उस हवाले से देने का ऐलान किया। देखिए अब तो किसान पिस के रह गया। अंबार जिस तरीके से चीनी के मामले में उनके साथ जुल्म हुआ, अभी भी कहा जा रहा है कि 25 से 30 अरब रुपया जो है ना वो मिल पाकिस्तान में उन लोगों का देना है। और फिर आप देख लें 25 लाख टन चीनी जो है ना वो पंजाब में मौजूद है, इसके बावजूद चीनी का दौरान पड़ा हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल है ये किसानों के लिए अवसर पे ये जाके
ये कर्जों का इजरा करना डेफिनेटली जो है ना, ये मेरा ख्याल एक बहुत ही अहम कदम है। आमतौर पर हमने देखा है कि ऊपर वाले लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है, बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया जाता है, मिल ऑनर को, लेकिन किसान हमेशा नुकता ही रहता है। अब देखना ये है कि प्राइम मिनिस्टर बार बार जो बात करते हैं कि मैंने निचले तबकों को ऊपर उठाना है, जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बाद अब इस तरफ आए। अब देखना है कि कितने किस हद तक ये वादे पूरे होते हैं कि जनूबी पंजाब में जो किसान है उनको कोई बेहतर सहूलतें दी जाएगी कर्जों के हवाले से, बीज के हवाले से, और जो उनकी तकलीफें हैं, परेशानियां, उनको दूर करने के हवाले से। जी अनवर। मैं आपका दोबारा लौट के आऊंगा और ना बस बपी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका जवाब दीजिएगा कि वो कहते हैं जब सूबा बनाना है तो फिर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट क्यों कर पहले मरहले में जरूरी है, इसकी जरूर वजाहत कीजिएगा। दूसरा, चूंकि आप खुद भी ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं सर, कैसे एक तो हमें अपने दौरे जदीद पे खतूत करना है ज़राअत को, हम अभी भी मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे स्पीच पे कह रहे थे बहुत पुराने वक्तों की ज़राअत के कायल हैं, और हम अपनी पर एकड़ यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं। चाइना की मिसाल है हमारे सामने, सरहद पर इंडियन पंजाब की मिसाल है, वहां पर बहुत ज्यादा पर एकड़ ज्यादा पैदावार की जाती है हमारी निस्बत। कैसे इस शोबे को दोबारा खड़ा किया जा सकता है, और ये जो प्रोग्राम शुरू किए जा रहे, अच्छी बात है। पिछले वीक मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर से माही गिरों के लिए भी उन्होंने जो है वो कार्ड्स कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत उनको कार्ड्स दिए थे, अब किसानों को दिए जा रहे हैं, फिर कम लागत के घर बनाए जा रहे हैं, ये अच्छे इंसेंटिव्स हैं। असल बात है इनकी इंप्लीमेंटेशन, इसको यकीनी बनाना। तो आप लोग जो नुमाइंदगान हैं जनूबी पंजाब से, मुल्तान से या दीगर अजला से, वो इसको खुद सुपरवाइज करेंगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और हकदार को उसका हक मिले। सर मैं 3 सवाल के आपके इश्यूज हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा तीन तरफ से एंगल को कवर करने की। जी नंबर 1, सेक्रेटेरिएट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखें जितनी ब्यूरोक्रेसी है जब तक वो यहाँ पे मौजूद नहीं होगी आपका सूबे का कॉन्सेप्ट मुकम्मल नहीं हो सकता। देखिए आपके सेक्रेटरीज होते हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं जिन्होंने आपकी सर्विस बनानी होती हैं, लोगों ने एप्लीकेशन देनी होती है कि जी आपके जो मुल्तान या भावलपुर में जो आपके डिसीजन होते हैं उसके खिलाफ जो अपील होनी है उसके लिए उन्होंने उस सेक्रेटेरिएट में आना होता है। तो फिजिकली सेक्रेटेरिएट का आगाज से बगैर तो काम हो नहीं सकता। अच्छा, फिर जितने सेक्रेटेरिएट आते हैं उनकी अपने घर बनते हैं, जीओआर बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल रेजिडेंसेस बनती हैं, उनके लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाता है क्योंकि पूरे पंजाब से लोग यहाँ काम करने के लिए एक बहुत बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके बगैर आप यहाँ पे काम शुरू कर ही नहीं सकते। तो वो तो पहली बात। दूसरा जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट था वो नौकरियां थी कि ना सिर्फ ये कि 33% फंड जो कि पूरे पंजाब के हैं जो कि जनूबी पंजाब का हिस्सा बनता है वो यहाँ पे लोगों को दिए जाएंगे, बल्कि नौकरियों में कोटा रखा जाएगा। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो जनरल अयूब खान ने पूरे चारों सूबों को एक प्रॉपरली सेटअप दिया था कि जो लोग सीएसएस करेंगे उसमें हर सूबे का प्रॉपर एक हिस्सा होगा। जी तो अगर बलूचिस्तान के लोग वो उस लेवल पे तालीम हासिल नहीं कर सकते जिस तरह लाहौर वाला या मुल्तान वाला कराची है, तो उसका कोटा रखा गया था कि अगर कोयटा से कोई शख्स पढ़ के आ रहा है तो सीएसएस उसको बराबरी की बुनियाद पर कोटा है ताकि वो भी ब्यूरोक्रेसी में आए। यही काम आज, और यही काम भुट्टो साहब ने शुरू किया था कि उन्होंने कराची के साथ साथ रूरल सिंध को भी कोटा दे दिया था, फाटा साबिक फाटा को भी दिया था। जी एग्जैक्टली फाटा। और यही काम आज उन्होंने साउथ पंजाब के साथ ऐलान किया कि 33% जो नौकरियां हैं वो 24 साल जिनका जनूबी पंजाब का इन 11 अजला से जिनका ताल्लुक होगा उनको नौकरियां दी जाएंगी, ताकि यहाँ का जो अनप्रिविलेज हमारा जो तबका है, जो तालिब इल्म है, जो नौजवान जो डिग्रियां लेके अपनी जूतियां चखाता रहता है, उसको भी इक्वली एक कम अज कम एक हिस्सा मिल सके और वो भी ब्यूरोक्रेसी में एसी डीसी लग सके, इवन के हाई कोर्ट में जजेस लग सके, एक प्रॉपर की बुनियाद पर दिया जाए। अब तीसरी जगह आ जाते एग्रीकल्चर की तरफ। जी मैं जैसे कि खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मैं आपको यकीन करें इतना जबरदस्त इस दफा हमारा 2020 की 21 की जो फसल आई है 60 मन गंदम इस दफा जिम्मेदारों ने ली है। मैं इसका क्रेडिट खुद ही लेता, ये अल्लाह की तरफ से खास अल्लाह का खास करम है हमारे ऊपर। मौसम अच्छा रहा, जमीन की एक बेसिक जो एनवायरमेंट थी वो अच्छी थी, बारिशें भी टाइम पे हुई, और खुदा का करना यह है कि अल्लाह ने एक अच्छी फसल दी। एक गवर्नमेंट ने किया कि उन्होंने टाइम से पहले एक अच्छा रेट अनाउंस कर दिया कि जी हम 1800 रुपया पर मॉन देंगे पंजाब में, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा गन्नों की फसल काश्त की, और हमारी जो टोटल इस साल की जो प्रोडक्शन है वो 2,70,00,000 टन जो हमने फोरकास्ट की थी उससे बढ़ के तकरीबन 2,90,00,000 टन हमारी इस तरह गन्नों की फसल हुई है। अभी अल्लाह की तरफ से खास कर इस काम के ऊपर कि अल्लाह ने खास इतनी ज्यादा हमें गंदम दी है। तो प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे थे कि हम अपने एग्रीकल्चरर्स को सपोर्ट करें ताकि वो ज्यादा जिम्मेदार है। आज प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा मैंने देखा है कि लोहिया पे मुल्तान में बहुत सारी कॉलोनीज बन रही है जिसके आम के दरख्त काटे जा रहे हैं। तो ये बात थी, तो बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि ये बात इस पे नोटिस ने, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा इस चीज को इशूज को देखा जाए कि मुल्तान
बल्कि जनूबी पंजाब में जितने एग्रीकल्चर बेस्ड सिटीज हैं, उनमें जहां जहां बागों को काटा जा रहा है, हम इधर एक तरफ बिलियन ट्री सुनामी की तरफ जा रहे हैं, दूसरा ये दरख्त काटे जा रहे हैं, एक नई कॉलोनीज बनाने जा रहे हैं। इस पर नोटिस लें और इनके जो एक वो हमारा जो एरिया एक रेड एरिया डिफाइंड हुए हैं, जहां पे कॉलोनीज नहीं बचे, अगर वहां पे गैर कानूनी कॉलोनी बनाई जा रहा है, दरख्त को काटा जा रहा है, आप उनको रह जा रहे हैं। देखिए ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो आपकी रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ आपको लेके जाएंगे। अब ये साथ टारगेटेड सब्सिडी भी आ जाएगी, इंशाल्लाह छोटे किसान को इंड्यूस किया जाएगा, ताकि लोग देहातों से निकल शहर में नौकरी की तरफ ना आए और देहातों में रह के वो अपना फार्मिंग की तरफ ध्यान हाँ, वो काम करे, वो अहम नुकता है। उसको स्ट्रगल। एहतिशाम साहब बताएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब अब हमें काफ़ी एक्टिव इस वक्त नज़र आ रहे हैं। आपने देखा मरी में मौजूद थे, वहाँ पर खिताब कर रहे थे, माहीगीरों को उन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कार्ड्स दिए। आज मुल्तान में मौजूद थे, इससे पहले नौशहरा, पेशावर, पीडीएम एक जगह उनकी तो आज भी स्टेयरिंग कमेटी में वही बातें थीं और वही था। मौलाना साहब अभी भी पुकार रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एनपी गलती मानकर वापस आ जाएं। इधर आप देखते हैं कि आपको पीटीआई एक्टिव नजर आ रही है, साथ में जहांगीर तरीन साहब ग्रुप की भी शायद कल मुलाकात तय हो गई। आपके पास बहुत सी शहर इक़्तिदार की खबरें होती हैं, क्या कहेंगे ये जो पॉलिटिकल मूव्स हो रही है गवर्नमेंट और अपोजिशन की, आपका क्या तबसरा है? ₹40 मन आटा जो है ना आज 80 रुपए हो गया, चीनी 54 रुपए से 120 रुपए हो गया। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया। हुकूमत ने तो कहा था कि जी ये FIA की रिपोर्ट जो चीनी के मामले है कि अलर्ट करेंगे, जिनको कैफे किरदार पे पहुंचाएंगे। अभी केसेस सारे गए हुए हैं मुतल्लिका अदारों को, किसी का केस सेंट्रल बैंक में गया, किसी का SCCP में, किसी का FBR में, किसी का FIA, किसी नैब का। लेकिन नैब के चेयरमैन कहते हैं जी कि कुछ दूर दूर तक नहीं लगता कि इनके बारे में कोई जल्दी फैसला होगा। अब उस रिपोर्ट का क्या फायदा है? FIA की अनवार रिपोर्ट जो बनवाई गई है, अगर उस पर अमल दरामद ना हो। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकती है। इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन माजरत के साथ खाली इंटेंशन से काम बात जी, नहीं उसके लिए एक पूरा रोड मैप भी होना चाहिए और एक एक्शन प्लान भी होना चाहिए। मेरे साथ रहेगा और अब्बास साहब, ये बड़ा अहम नुकता जो उठाया है, मैं एहतिशाम साहब का आपके सामने रखूंगा कि चीनी की भी जैसे बताया जाता है कि 25 लाख मेरे ख्याल में टन जो है चीनी इस वक्त ही पंजाब में मौजूद है। आप भी कह रहे हैं, एहतिशाम साहब कह रहे हैं, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की। लेकिन ये जो एंड कंज्यूमर है, जैसे मैं हूँ या और जो लोग हैं जो एंड कंज्यूमर हैं, उनको जो गंदम और चीनी फी किलो मिल रही है उस प्राइस में वो कमी नहीं वाकया हो सकी जो कि होनी चाहिए एक एग्रीकल्चर मुल्क में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई अच्छी इंटेंशन है, अच्छे अज़म का इज़हार है, अच्छे प्लान्स है, इनको अमली जामा पहनाते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा कि एक तो किसान इससे बेनिफिट उठाए, जाहिर बात है जितना फार्मर मुतमईन होगा उतनी ज्यादा क्रॉप्स उगाएगा, और दूसरा जो एंड कंज्यूमर है उसको भी इस तमाम पॉलिसियों का फायदा हासिल हो। देखिए इसमें हमारे पास दो इश्यूज है, एक शुगर है और एक गंदम है, दोनों अलग इशू। मैं पहले आपको गंदम की तरफ ले आता हूँ। जब गवर्नमेंट रेट अनाउंस करती है कि 1400 रुपए मंथ से हम गंदम को ले जाते हैं 1800 रुपए मंथ तक, जी, तो 1800 रुपए गवर्नमेंट गंदम परचेज करेगी और उस पर कॉस्टिंग, मार्कअप, स्टोरेज कॉस्ट डालने के बाद वो गवर्नमेंट को तकरीबन 1900, 1950 और 2000 रुपए पर मंथ तक उसकी गंदम की कॉस्ट आ जाती है। जब वो गंदम गवर्नमेंट मिलों को इशू करेगी, उसमें से आटा बनेगा, तो उसके आटे की जो रेट है वो जाके बनेगा 24, 2450 रुपए मन, जो कि 20 किलो थैले में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 1200 रुपया एक्स मिल प्राइस बनेगी, यानी कि मिल के गेट के ऊपर। जब वो वापस जाएगा वहां से किराया कॉस्ट करेगा, दुकान पे देखते फिर रिटेलर अपना उससे प्रॉफिट रखेगा, वो 1250 से 1300 रुपए जाके रिटेलर को कॉस्ट मिलती है। तो ये बड़ा थिन मार्जिन होता है कि आप अच्छा रेट जब एग्रीकल्चर को देते हैं तो उसके साथ उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर पे आता है कि उसको भी 1300 रुपए गंदम आटे का भरना पड़ता है। अब ये फाइन बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी किसी भी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इसमें फिर आ जाता है मिडिल मैन का किरदार, जैसे कि एहतिशाम में फरमा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मिडिल मैन हमेशा रूल करता है, वो इतना सख्ती से उस दरमियान में गेम प्ले कर रहा है, ना उसने गंदम लगानी, ना उसने मेहनत करनी, ना उसने आटा बनाना। हाँ, वो थोड़ा सा पैसा लगाता है और पैसा लगा के आटे के थैले के 50, 100, 150 रुपए रहते हैं, जहां पे गवर्नमेंट ने आकर अपना रोल प्ले करना है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने आना है, DCs ने आना है और उस चीज को मेक श्योर करना है कि जिस रेट के ऊपर बेलों से कॉस्टिंग के ऊपर आटा जा रहा है वो दुकान पे बेचे और मिडिल मैन उसमें पैसा ना बना सके। हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो जो है ना एबनॉर्मल प्रॉफिट ना हो। अब जहाँ शुगर की बात आ जाती है, आपने जैसे देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एक जो शुगर इंडस्ट्री थी उसके ऊपर एक कर्व किया, एक प्रेशर डाला और उन्होंने कहा कि आप 85 रुपए से ऊपर जो है ना आटा अगर अपना शुगर नहीं बेच सकते। अब उन्होंने इसके बाद स्टे लिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे कि आप 85 बेचे, लेकिन यकीन जानिए आज भी वो 85 रुपए देने पे नाला है।
कि जी हमारी कॉस्ट नहीं है। हत्ता कि वो 3 सौ रुपए मन के हिसाब से जब वो ले रहे थे शुगर केन, मैं समझ सकता हूँ कि शायद उनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही हो, ठीक। लेकिन ये इतना बड़ा माफिया जिसको कंट्रोल करना प्राइसिंग के ऊपर अच्छा, बड़ा ये मुश्किल ऑन होता साहब है। आपने कहा इतना बड़ा माफिया, कल मुलाकात भी होने चाह रही है। के ऊपर आपके जो सट्टेबाजी कोलीग्स भी हैं होती है। हम ख्याल ग्रुप वाले, तो आप समझते हैं कि वजीर आजम साहब ने तो हमेशा प्रेशर्स को सस्टेन किया है, ये जो हम ख्याल एक ग्रुप बन गया है, जहांगीर तरीन साहब का इनकी मुलाकात भी तय है, इस प्रेशर को भी वजीर आजम साहब सस्टेन कर पाएंगे? जी अनवर साहब, पहली बात तो इसका नाम हम ख्याल ग्रुप नहीं है। हमें ये मीडिया में ऐसे जगह लिखा होता है क्या तरीन नाम है ग्रुप, हम वैसे? ख्याल ग्रुप, फॉरवर्ड ग्रुप, नहीं ये हमारे अपने दोस्त हैं सर, ये हमारे अपने पार्टी के लोग हैं, हमारे अपने करीब हमारे पीटीआई के इलेक्शन लड़के आए हैं। और यकीन जानिए उनकी मोहब्बत या ताल्लुक जो तरीन साहब से है, जो कि इस मट्टी की एक खासा है कि हमेशा सॉफ्ट फील की रखते हैं अपने लोगों के साथ जो तकलीफ में आ जाए, उसका ये मकसद नहीं है कि वो अपनी वफा तब्दील करने जा रहे हैं। अच्छा। जहाँ इमरान खान साहब की जात आ जाएगी, जहाँ पीटीआई का एक अपना एक मैनिफेस्टो आ जाएगा, वो पार्टी लाइन कभी क्रॉस नहीं करेंगे। सो तो ये तो आप क्लियरिफाई कर रहे हैं। दूसरी बात है, जहां तक मुलाकातों का ताल्लुक है, एक बंदे से प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक रहा है, अगर वो उससे मुलाकात करते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक तरह मेल्टिंग ऑफ द आइस होगी। लेकिन यकीन जानिए जो जो लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जानते हैं, अगर वही समझते हैं कि एक मुलाकात के अंदर जीते में उनका जो वो नैरेटिव है या जिस अकाउंटेबिलिटी के जिस चैप्टर को वो लेके चल रहे हैं वो थोड़ा सा बैक गियर में आएगा या वो स्लो डाउन होगा, ये खाम ख्याली है। खाम ख्याली एहतिशाम साहब टुवर्ड्स द एंड सर, आपको भी समझता है इस मुलाकात ये खाम ख्याली, अगर कोई ये समझता है कि वो प्रेशर डाल के अपने मतलूबा नताइज हासिल करेंगे? और मैं ये बताऊं, तरीन साहब प्रेशर ही नहीं डालने लगे। इतना प्रिंसिपल्ड, मैं उनको पॉलिटिशियन जानता हूँ, मैंने 10 साल उनके साथ काम किया साउथ पंजाब में। जी, अगर उनकी अब्बास भाई आपका जवाब है सर। जी जी एहतिशाम साहब, सर यही सवाल आपसे लास्ट पे। जी, वो जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, उनके ग्रुप के लोग बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये इतना आसानी के साथ मामला जिसको कहते हैं टलने वाला नहीं। आपने देखा कि कल खबरें ये थी कि पीटीआई के अंदर एक और ग्रुप है जो मुखालफत कर रहा है कि जी इस ग्रुप को जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मुलाकात ना की जाए, अगर की जाए तो जहांगीर तरीन भी इसमें होने चाहिए। देखें, ये बहुत बड़ा पावर शो 2 दफा कर चुके हैं। अगर वो मना ना करते हुकूमती लोग, तो जो 20 तारीख को अफ्तारी होनी थी उसमें 50 लोग वो दावा कर रहे हैं हमारे होने थे। और कल जो लिस्ट गई है प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने वालों की, उसमें आप देख लें 20 के करीब एमपीएज और 9 जो है ना एमएनएज है। तो मेरा ख्याल है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ये रिप्रेजेंटेशन है। इसको प्रेशर ग्रुप कहें, इसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहें, कुछ भी कहें, मेरा ख्याल है ये अपनी बात मनवाने की पोजीशन में होंगे। और आखिर में फिर मुझे इस बात का धड़का है कि प्राइम मिनिस्टर बावजूद इसके कि नेक नियत है, सब कुछ है, फिर वो आप देख लें कि कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में जाएंगे। और दूसरा आप देख लें जिस तरीके से मरियम नवाज साहबा दावा करती हैं कि जी पीटीआई के लोग हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, वो क्यों कह रही हैं। और फिर ये कि जी राना सलाउल्लाह कहते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप इतना स्ट्रांग है कि हुकूमत को गिरा भी सकता है। और फिर ये कि ये सारी चीजें जो लीड कर रही हैं उस तरफ लीड कर रही हैं कि पार्टी के अंदर, यानी रूलिंग पार्टी पीटीआई के अंदर मामला ठीक नहीं है। एक नजरियाती लोग हैं, एक बाहर से लोग आए हुए हैं। जो बाहर से लोग आए हुए हैं आपने देखते वो ऑलमोस्ट वहाँ पे छाए बैठे हैं, फैसले वो कर रहे हैं, नजरियाती लोगों को पीछे कर दिया गया। ये तो लोगों का दुख है ना, बड़े बड़े फैसलों में उनको शामिल नहीं किया जाता। अब हुकूमत की मजबूरियां भी होंगी। ये वही प्राइम मिनिस्टर जो कहते थे कि ये 13-14 लोगों की कैबिनेट होगी, आज 50 से ज्यादा की कैबिनेट है। शायद मजबूरियां उनकी कोलेशन पार्टनर जो है ना ब्लैकमेल करते हैं, चाहे एहतिशाम साहब कल ये पता चल सकेगा कि जो मुलाकात, जो बड़ी मच हाइप मुलाकात है, उस पर क्या तय पाता है। ऑन अब्बास साहब इस पे लास्ट कोई कमेंट करना चाहें सर, जो आप एहतिशाम साहब ने बात की उसके बाद हमने इस सेगमेंट को क्लोज करना है। मैं ऐसे छोटी सी कह दूं कि एहतिशाम साहब शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को थोड़ा सा ना जानते, जितना मैंने उनके साथ काम किया है, ना तो आज तक जिंदगी में उन्होंने एक प्रेशर लिया और ना ही प्रेशर लेने के बाद अपने को डिसीजन को चेंज किया है। जितनी उनकी शख्सियत है, हर बंदा जानता है कि जहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि यार ये मैंने प्रिंसिपल लाइन लेनी है, मैं आपसे विड्रॉ नहीं करता। हाँ, वो सॉफ्ट करना दोस्तों के जरूर लगते हैं, सो मुलाकात भी होगी, यकीनन चीजें डिस्कस भी होंगी, बट अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड का जो हमारा नैरेटिव है, उसके पीछे ना वो कभी हटे ना हटे, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर और होना भी ऐसा चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। मेरा सेगमेंट का वक्त खत्म हो जाता है। एहतिशाम उल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये हमने बात की, अहम पैकेज है। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर पे फोकस जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ से हम अपनी जो मईशत का, जैसे एहतिशाम साहब कह रहे थे, टर्न अराउंड कर सकते हैं। अच्छी इंटेंशंस हैं, अच्छे प्लान्स हैं। अब असल टेस्ट ये है कि इनको अमली जामा पहनाया जाए। खुद वज़ीर आज़म साहब ने आज किया, वो सुपरवाइज करेंगे। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम ज़रा पाक भारत ताल्लुकात, बिलखसूस रवां साल जो हम देख रहे हैं
एतमाद साजी की फ़िज़ा कायम हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि भारत की जानिब से बातचीत की ऑफर्स आ रही हैं, इस पे आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी अखबार में छपा हुआ है कि अगर भारत 5 अगस्त 2019 की पोजीशन से पीछे हटता है तो पाकिस्तान को कोई इसमें रुकावट नहीं है या कोई इतराज़ नहीं है बातचीत से। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे, माराना तज्जिया ले लेंगे। एक ब्रेक के बाद वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत अहम इशू है, बड़ा हसास इशू है और पाकिस्तान के दिल के बहुत करीब है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का कश्मीर जो है वो अनफिनिश एजेंडा है और जैसे बाबाए कौम ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 को इंतहाई इकदाम उठाया गया भारत की जानिब से और फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बहुत बड़ा तातुल आया, तजारती ताल्लुकात तातुल। इसके अलावा किसी चीज़ की कोई बातचीत जो हो रही थी वो बहुत कम हो रही थी। लेकिन फिर रवां साल, जैसे मैंने इस ब्रेक पर जाने से पहले कहा, कि हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल में जो वायलेशंस हो रही थी उस पर खात्मा आया। जो नवंबर 2003 का मुआहदा था अनरिटन, वो दोबारा री इन्फोर्स हुआ। फिर आबी मुज़ाकरात तातुल का शिकार थे, वो दोबारा शुरू हुए। कोविड-19 में जब प्राइम मिनिस्टर साहब को हुआ, खैर सगाली का पैगाम हुआ। 23 मार्च को भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश की और अब इंडिया में इस वक्त क़यामत खेज़ लहर चल रही है कोविड-19 की। पाकिस्तान की जानिब से इंसानियत के नाते एक इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती के तौर पे एक ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर पे भी खुद बाज़ाब्ता तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ भारतीय अवाम के साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं और हमने देखा कि इस बात सामने आई कि जी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी, जिसे कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है। यूएई के एम्बेसडर की भी बात आई थी जो अमेरिका में है, अगरचे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये ऐसा हरगिज़ नहीं है और जो भी मुज़ाकरात होंगे फॉरेन ऑफिस के प्लेटफॉर्म से होंगे और कौम को एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन ये पहलू हमारे सामने आया है, ऐसे हमें बताया गया है कि दिसंबर 2020 में भारत की जानिब से पैगाम आया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है तमाम इश्यूज़ पर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और तनाव को कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी ये राय पाई जाती है कि एक, जिसे कहते हैं, एक स्ट्रेटेजिक पॉज की हमें ज़रूरत है और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि दोनों ममालिक के दरमियान जो एक तल्ख माजी है उसको सामने रखते हुए और उसको थोड़ा सा साइड पर रखते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी खिताब किया था और उन्होंने कहा था माजी की तलखियों को बुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत से रोड ब्लॉक्स भी हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं, बहुत से इशूज़ हैं। 3 जंगें दोनों ममालिक में हो चुकी हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दो इंतहाई मौजूद शख्सियत हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं। यूएस में इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। वी आर वेरी ऑनर टू हैव विद अस सलमान बशीर साहब। सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, नोटेड डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान बशीर साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, यू नो फार बेटर देन अस इंडियन माइंडसेट। हमें बताया गया है कि भारत की जानिब से अब ये बात की गई है और उनकी जो भारत की और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान है उनमें ये मैसेजिंग हुई है। अब ये मामला आगे कैसे बढ़ता है वो तो आने वाले दिनों में, जो चीज़ जैसे वजीर खारजा कह रहे थे, मामला जब सामने आएंगे तो कौम को बताया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कीपिंग इन व्यू पाक इंडिया रिलेशनशिप, हम पीस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? और इस दफ़ा हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पे है व्हेन इट कम्स टू हैविंग गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड पाकिस्तान एंड टू मूव फॉरवर्ड। क्या कहेंगे सलमान बशीर साहब? जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आई थिंक इससे में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अस्करी और सिविल की आदत जो है वो एक पेज पर है। जहाँ तक कि इंडिया का सवाल है तो बाकी दीगर मामलात के अलावा, और ये कहना मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्रीमेच्योर है कि आगे का रास्ता कैसे मुतय्यन किया जाएगा। मगर अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें कुछ मुस्बत इक़दाम उठाए गए हैं। जो सबसे एसेंशियल था, जैसे आप जानते हैं कि सीज फायर जो था 2003 का, उसको रीअफर्म किया गया। उसके साथ ये भी किया गया कि जितने भी कन्वेंशनल CBMs थे उनकी भी पासदारी की जाएगी। और जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला दोनों DGMOs की तरफ से, तो उसमें ये भी कहा गया था कि कोर इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा।
जैसे आपने कहा कि ये बैक चैनल पे हो रहा है, मेरी तासर ये है अभी तक जो मीडिया से पता लगता है कि ये इंटर कन्वर्सेशंस हैं जो होती रही हैं पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में। और एक लिहाज से इसका फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जब भी बातचीत होती है, खासकर अगर प्रोफाइल बातचीत है जो फ्रंट चैनल पे है, तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। जी। खासकर जो मीडिया में उसका जो प्ले आउट होता है, उससे हमेशा बहुत बड़ा सेटबैक होता है। तो सीरियस कन्वर्सेशंस जो हैं टू रीच सम सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, चाहे जितनी भी टेंटेटिव हो, मगर बात ये है कि इसमें तासर ये मुझे मिलता है कि दोनों मुल्कों की जो सियासी और अस्करी क़यादत है, खासकर पाकिस्तान की, वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण इसमें नजर आती है हमें। और अगर सवाल बेसिकली है जी पॉलिटिकल विल का, जहाँ तक यस। पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो यहाँ पर तो जो मेरा अपना तजर्बा मुझे बताता है और माजी की तारीख बताती है, तो ये है कि हमने तो हमेशा चाहा कि एक ऑनरेबल पीस हो हिंदुस्तान के साथ, और उस की जो कोर इशू है जम्मू कश्मीर का, उसको एड्रेस किया जाए। और पिछले 70 साल की तारीख यही बताती है कि इस पर कोशिशें हुई, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी जिस तरह से हम चाहते थे। कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ डिक्लेरेशंस थे, शिमला एग्रीमेंट था, लाहौर डिक्लेरेशन थी, जो कि रिटन सॉलम एग्रीमेंट्स थे, और हिंदुस्तान उनसे भी हट गया। उसके बाद अभी आपने हालिया में देखा है कि जो मोदी की क़यादत ने जिस राह पे हिंदुस्तान को डाला है, जी। वो बहुत ही मनफी है। मनफी पाकिस्तान के ज़मन में भी है, मगर मनफी हिंदुस्तान के ज़मन में भी है। और जैसे आपने अभी शुरू में ये बताया कि जो आज हालत हिंदुस्तान की बनी है, जी। वो इंतहाई तशवीशनाक है और सारी दुनिया को उस पर तशवीश है। और अभी आपने रिसेंटली आर्टिकल्स भी देखे होंगे जी। वेस्टर्न प्रेस में, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो ह्यूब्रिस है, जो एरोगेंस है, जो ऑटोक्रेसी, जो ऑटोक्रेटिक सेंटिमेंट है, जो ये तवज्जो है अपने आप को पॉपुलराइज करने की, उसमें उन्होंने अपने अवाम का किस हद तक बेड़ा गर्क किया है। ठीक। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर ये बात सही है जैसे आपने कहा कि पहल हिंदुस्तान ने की दिसंबर में, तो उसकी भी वजूहात मुझे तो समझ आती हैं। अच्छा। एक तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये खदशात थे कि ये टू फ्रंट वॉर का सिनारियो डेवलप हो रहा है, खासकर पिछली मई में जो इनकी पिटाई की गई चीन के हाथों लद्दाख में। और उसकी डायरेक्ट वजह ये थी कि इन्होंने जो 5 अगस्त 2019 को इकदाम किए थे, उसका जवाब चीन ने ग्राउंड पे बड़ी मौसर तरीके से दिया है। तो एक तो ये है, और चीन और हिंदुस्तान का किसी लिहाज से भी मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान हमने देखा है अभी भी कि वो चीन के साथ बरस बात नहीं हो सकता। अच्छा। दूसरा ये है कि इनकी मेरे नज़र में हिंदुस्तान की क़यादत ने और उनके जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, उन्होंने गलत चॉइसेस की है। उन्होंने कोशिश ये की है कि जो इस वक्त आलमी फ़ज़ा है, उसमें वो ये जो है इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट, उसके अंदर भरपूर शिरकत करें और अपनी नेवी को इस्तेमाल करें, और चीन के खिलाफ जो बहास बन रहा है उसमें सर फहरिस्त सामने आकर उसमें शामिल हो। ठीक है। ये तो ठीक है एक लिहाज से कि इंडियन ओशन की इम्पोर्टेंस है, मगर असल चीज़ जो है ना जी, वो तो बेसिकली यूरोप और एशिया के दरमियान कॉन्टिनेंटल लेवल पर हो रही है। जो मुस्बत प्रोसेसेस है, मैं सलमान खासकर साहब जो इस पे रूस और जरा चीन जो रुकिएगा, कर मैं इस रहे पर हैं, आता हूँ सर। इस पे मैं लौट के वो दूं। मैं चाहता हूँ मैं एजाज अवान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ, या आपने अहम नुकात उठाए, मैं दोबारा लौट के आपके पास आता हूँ। एजाज अवान साहब, सर आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि भारत की जानिब से बातचीत की
इब्तिदा जो है वो की जा रही है, वहाँ से ये पैगाम आया है। आपको भी वही वजूहात नज़र आती है जिसकी तरह सलमान बशीर साहब ने इशारा किया। और दूसरा, हॉक्स पाए जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो भारत हो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि बड़ा एक मखासमत का रिश्ता रहा है और अभी भी है। एक तरह से हमारे जितने भी हथियार हैं, आप तो एक मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, हमारे सारे हथियार जो हैं वो इंडिया स्पेसिफिक होते हैं और इंडिया भी पाकिस्तान को एक एनिमी स्टेट ही समझता है, क्योंकि कोविड में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने वैक्सीन बनाई, खित्ते में बहुत से साउथ एशियन नेबर्स को दी, बांग्लादेश नेपाल को दी, हमें उन्होंने नहीं दी। अगरचे हमारा एक बड़ा अच्छा खैर सगाली का पैगाम भी वहां पर जा रहा है, जिस वक्त वहां पर क़यामत बरपा है। क्या कहेंगे जाजवान साहब, सर इन हॉक्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? क्या पॉलिटिकल विल पाई जाती है ऑन बोथ साइड्स? अब आपने सवाल का रुख बिल्कुल बदल दिया कि हॉक्स को कैसे डव्स बनाया जाए। जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि हिंदुस्तान ऐसा चाहता क्यों है। और मैं सलमान बशीर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हिंदुस्तान जो कुछ 5 अगस्त 2019 को कर चुका है, उसकी वजह से वो बड़े सख्त दबाव में है। बावजूद पहली बात यह है कि पूरा कश्मीर एलियनेट हो चुका है और वो 9 लाख फौज से भी वहां लोगों को 85,000 लाशें गिराने के बाद दबा नहीं सके हैं, वहां की आवाज को वो नहीं दबा सके। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं उनको वो यकसर नजरअंदाज करके वायलेट कर चुके हैं, जो एक महजब रवैया नहीं है यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के लिए। फिर जो उनके अंदर इंटरनल सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व की प्रेडोमिनेंस के लिए माइनॉरिटीज को दबाया है और माइनॉरिटीज के साथ जो रवैया है उसकी भी पजीराई दुनिया में नहीं हो रही। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हिसाब से भी हिंदुस्तान का ग्राफ बहुत नीचे गया है। कोविड की वजह से जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो ये जिन्हें हम लो हैंगिंग फ्रूट या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कह रहे हैं, ये लॉलीपॉप्स हैं। अच्छा, वो ये लॉलीपॉप्स पाकिस्तान को देकर दुनिया को ये तासर देना चाहता है। वो 2 ऑब्जेक्टिव, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है और एक मिड टर्म अचीव करना चाहता है। जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं 2, एक तो ये है कि वो दुनिया को ये तासर देना चाहता है कि बायलैटरलिज्म इज नॉट डेड, किसी सालिस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। डिस्पाइट 5 अगस्त 2019 मेयर्स के पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नेगोशिएशंस का आगाज हो चुका है एंड वी कैन रिजॉल्व इट बायलैटरली, स्टे अवे। एक तो वो ये चाहता है। दूसरा, वो कश्मीर के लोग जो 85,000 लाशें उठा चुके हैं और जो पाकिस्तान के झंडों में शहदा को दफना रहे हैं, 23 मार्च को घरों पे पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनको ये तासर देना चाहता है कि पाकिस्तान आपकी मदद करने की पोजीशन में नहीं है। वो हमारे साथ तजारत करना चाहता है, वो हमारे साथ डायलॉग करना चाहता है जिसमें आप शामिल नहीं है। हम बायलैटरली इसको हल करेंगे, आपकी राय की कोई अहमियत नहीं है। ये नाउमीदी वो दिलवाना चाहता है कश्मीर के लोगों को, ताकि दुनिया उनको एक तरफ उनकी रेजिस्टेंस की या मुदाफियत की कुव्वत को दबा दिया जाए, उनको नाउमीद कर दिया जाए, पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए और दुनिया को कहा जाए कि स्टे अवे इस इकदाम से जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाई है और यूएन रेजोल्यूशन को हमने यकसर नजरअंदाज कर दिया। उससे कोई क़यामत नहीं आई खिते में, जंग नहीं होने वाली, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जो हम कह रहे थे कि खिते को डिस्टेबलाइज कर दिया, वो दुनिया को बताना चाहता है कोई इंस्टेबिलिटी नहीं हुई रीजन में, कोई डिस्टेबलाइजिंग मेजर मैंने नहीं किया। पाकिस्तान तो मेरे साथ तिजारत करने को तैयार है। पाकिस्तान तो बिल्कुल, हमने देखिए उन्होंने जो एक इनफॉर्मल सीज फायर मुआहदा है जी, उसकी तो इतनी पजीराई की कि उसको एक्नॉलेज करके सीज फायर को के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया। लेकिन जो यूएन रेजोल्यूशन हैं, जो शिमला एग्रीमेंट है, जो लाहौर डिक्लेरेशन है, वो फॉर्मल एग्रीमेंट्स हैं, उन पे वो बात ही करने को तैयार नहीं है। और वो कहता है कश्मीर हल तलब मामला ही नहीं है, ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है जिसको मैंने अपनी यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया है, बात खत्म। तो अगर वो ये मैसेज देना चाहता है तो अब आप मुझे बताइए कि इस सूरत हाल में क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं इस प्रोसेस से जिसको हम एज अ स्टेट ओन ही नहीं कर रहे जी, क्या उम्मीद रखी जा सकती है। तो लिहाजा बात सोचने की ये है कि अमित शाह, अजीत डोवाल और नरेंद्र मोदी के होते हुए उनसे तवक्कुआत वाबस्ता करना और ये समझना कि वो कश्मीर के मसले की
क्योंकि हमारा और उनका प्रिंसिपल डिस्प्यूट तो कश्मीर है। जी। सर क्रीक भी हो जाएगा, सचिन भी हो जाएगा, वाटर डिस्प्यूट के ऊपर भी बातचीत हो जाएगी, क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्ल्ड बैंक गारंटर है। ठीक। उसमें अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन स्टेट्स के जो राइट्स हैं वो ऑलरेडी डिटर्मिन्ड हैं। इस मुआहदे पर हम सिग्नेटरीज हैं और वर्ल्ड बैंक इसकी जमानत दे चुका है। तो उन बातों पे तो बात होती रहेगी। देखना यह है कि ये जो मुआहदा है, जो प्रिंसिपल डिस्प्यूट है, उसको तो वो डिस्प्यूट ही तस्लीम नहीं कर रहा। तो फिर मैं ये कहता हूं कि हमें किस बात की जल्दबाजी है। ठीक। अगर वो न्यूक्लियर पावर है और हम न्यूक्लियर पावर हैं और जंग ऑप्शन नहीं है, वेल आई एग्री विद दिस कि अगर जंग ऑप्शन नहीं है तो जिस दिन कश्मीर के लोग थक गए, जिस दिन उन्होंने कहा हम लाशें नहीं उठा सकते, हम अपने हक से दस्तबरदार होते हैं, हम प्लेबिसिट नहीं चाहते, हमारी इस्मत दरी हो चुकी है, अब हम अपनी हिम्मत हार गए हैं, अब आप लोग जैसे फैसला करते हो हम उस फैसले को तस्लीम कर लेंगे, उस दिन हमें जल्दबाजी करनी चाहिए, उस दिन हमें हिंदुस्तान को गले लगा लेना चाहिए। लेकिन जब तक उनकी विल टू रेजिस्ट और अपना हक लेने की ख्वाहिश जिंदा है, उस वक्त तक हमें किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और इन लॉलीपॉप्स को लेकर ज्यादा बगले नहीं बजाना चाहिए। मेरी राय है। चले, आपने अपनी राय दी। सलमान बशीर साहब, आप सर क्या कहेंगे? ये जाहिर बात है, ये तो मैं इनसे एग्री करता हूँ इजाज़ जवान साहब से कि तासर तो यही देंगे कि बायलैटरली हम बहुत से मामला जो हैं वो खुद से सेटल कर सकते हैं। क्या आपने वहाँ पर ज़ाहिर डील भी किया है इंडियन फॉरेन ऑफिस के साथ, इंडियन लीडरशिप के साथ? हम दोनों ममालिक विद दिस बैगेज, और जो कश्मीर की बात कर रहे हैं, वैसे वो तो ऑन द टेबल ही होगा, तभी पाकिस्तान एग्री करेगा कि बातचीत कश्मीर पे होगी तो आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर बात है कोई पाकिस्तानी इस चीज़ को तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि अगर कश्मीर का मामला ज़ेर बहस ही नहीं आता, तस्वीर तलब मामला यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ा है। लेकिन थर्ड पार्टी की अदम मौजूदगी में क्या दोनों ममालिक बैठकर बातचीत करें तो किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? सलमान बशीर साहब जी, मेरे ख्याल में तो पहली बात तो यह है कि वो थर्ड पार्टी को तो तस्लीम ही नहीं करते हैं। तो ये जो यूएई के सफीर साहब ने जो बयानात दिए वाशिंगटन में, वो उसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि वो बेसिकली कह रहे हैं कि हमने कुछ फैसिलिटेटर का रोल किया है कि आपस में इनकी इंटेल टू इंटेल कुछ कम्युनिकेशन जो है, जो मुलाकातें हैं, उसको फैसिलिटेट किया है, उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मीडिएशन का रोल तो शायद नहीं है, ना अमेरिका का है ना किसी और मुल्क का है, क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी क्लियर पोजीशन है। और अल्लाह के फजल से जैसे कि जवान साहब ने कहा, पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी मजबूत है। मेरा ख्याल में कि हम इस वक्त बेहतर पोजीशन में हैं कंपेयर टू इंडिया। मैं रीजन की बात कर रहा था पहले आपसे, तो ना सिर्फ वो जो वजूहात जो जो जनरल साहब बता रहे हैं, उसके अलावा आप देखिए तो हिंदुस्तान साउथ एशिया में भी तनहा है। मोदी की हुकूमत की डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। अब आपने देखा है कि लवरॉफ का जो विजिट हुआ, जो ताल्लुकात हमारे रूस के साथ आगे, उसमें मुस्बत पेशरफ्त हुई है। और इस वक्त जो हमारा रोल है अफगानिस्तान में, खासकर जिस वक्त अमेरिकन फौजें वहाँ से वापस जा रही है, तो उनको, हिंदुस्तान को, दिल्ली को नजर आता है कि उनकी तन्हाई और बढ़ती जा रही है। तो वो ठीक है, इंडो पैसिफिक के अंदर वो इंडियन ओशन के पानी को देखते रहेंगे, मगर वहां पे कुछ होना होना नहीं है। तो सर क्या ये ऑन दिस पॉइंट सर, जो भारत की इस वक्त जो आइसोलेशन की पोजीशन है, जरा डिफेंसिव है मोदी, क्या इसमें पाकिस्तान जो है फायदा उठा सकता है पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, when you are talking with the position of strength and the other party is not talking with the position of strength? देखिए, मेरा मेरा इस पे जी नुक्ता नजर ये है, मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ जो जनरल साहब ने बात की। अच्छा, कि हमें ये लॉलीपॉप्स और ये छोटे लो हैंगिंग फ्रूट्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये टैक्टिकल है मूव, इसमें भी कोई बात नहीं है, शक नहीं है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी हम पाकिस्तान और इंडिया बातचीत पे रजामंद हो गए। और आपने देखा है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो पोजीशन ली और जो फॉरेन ऑफिस जो पोजीशन ले रहा है, वो असूली पोजीशन है। वो असूली पोजीशन पे हमारा रत्ती भर चेंज नहीं आया है। हम कश्मीर के अवाम के हुकूक की उसी तरह से बात कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। और पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन जो है कश्मीर में, वो किसी सूरत पे उसको डेंट नहीं करना, किसी तरह से उससे पीछे नहीं हटना, और कश्मीरी अवाम की जदोजहद को हमने सपोर्ट करना है। अब सवाल ये है कि बेहतर तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको एक्चुअली उनके लिए
रिलीफ प्रोवाइड की जा सकती है यस किसी तरीके से। मेरा अपना नुक्ता नजर ये है जी कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये मसला जो है ये माजी में तो हम इसको हल नहीं कर सके और अभी भी कुछ ये वक्त नहीं आया है कि हम इसके फाइनल सोल्यूशन की तरफ जाएं। ठीक वो तो एक अपनी जगह पे एक हकीकत है। उस सिलसिले में भी पिछले दौर में कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज जो थे उनको ट्राई किया गया। बैक चैनल्स भी हुई, सब्सटेंटिव नेगोशिएशंस भी बैक चैनल भी हुई कश्मीर पे, मगर नतीजा जीरो। मगर ठीक इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीरी अवाम कुर्बानियां देते रहें और मुश्किल में रहें। ठीक है मेरे ख्याल में हमें ये भी सोचना चाहिए कि उनके लिए कैसे रिलीफ, उनके लिए कैसे कंफर्ट प्रोवाइड किया जा ठीक है सकता है। सलमान तो साहब, एक चीज आपने बताएं। बिल्कुल ठीक है कि हमें सोचा जी कैसे रिलीफ मिल सकता है। मेरा वक्त खत्म हुआ जा रहा है, लेकिन हम एक और भी नशस्त करेंगे आपके साथ, एजाज अमान साहब के साथ और दीगर माहिरीन के साथ, और इस मौजू में बड़ा सीरियस मौजू, इस पे इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए चूँकि वक्त खत्म हुआ जा रहा है, हमने दो मौजूआत को छेड़ा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद मारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।